हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बाजीराव रेड्डी इंस्टीट्यूट। टुडे एनालिसिस के आज के अंक में हम 29 अक्टूबर 2023 के जो प्रमुख समाचार हैं उनको देखते हैं। आज वैसे अगर समाचारों पर नज़र डालें तो कोई बहुत ख़ास नहीं है, लेकिन फिर भी संडे का दिन रहता है तो वैसे भी कई चीज़ें नहीं रहती हैं। दो न्यूज़ प्रमुख हैं। एक है कि देश में जो है आयकर के आंकड़ों के आधार पे जो है आय समानता या आय असमानता घट रही है। आय असमानता की घटने की प्रवृत्ति दिखाई दे रही है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड। और दूसरा है FSSAI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है खाद्य सुरक्षा और उसको हिंदी में क्या कहते हैं, FSSAI ही बोलते हैं, उसने जो है एक गाइडलाइंस जारी की है कि जो भी खाद्य पदार्थ हैं उन पर अब QR लेबल लगेगा। तो उसको लेकर द हिंदू में आज में ये आर्टिकल है कि क्या ये खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित या पहुंच को बढ़ाने वाला होगा, क्योंकि वो जो लाया गया है वो खासतौर से ब्लाइंड जो है, जो दृष्टिबाधित लोग हैं, उनके लिए विशेष तौर पे उसको ध्यान में रख के लाया गया है। ठीक है, तो चलिए इसको हम देखने की कोशिश करते हैं। जहाँ तक पहला न्यूज़ है, देश में आयकर के आंकड़ों में आय असमानता में कमी की प्रवृत्ति देखी जा रही है। इसको अगर हम समझें तो ये मामला चर्चा में क्यों रहा, क्योंकि कुछ दिन पहले जब आयकर का डेटा आया था तो प्रमुख विपक्षी दल, नाम नहीं लेंगे, आप समझ जाइएगा, राजनीतिक दल हैं, उन्होंने भी कोई गलत चीज़ नहीं दी थी। उन्होंने आयकर डेटा का हवाला दे के बताया कि भारत में आय की असमानता बढ़ रही है। ठीक है, ऐसे में जो है ये कहना कि जो है सरकार जो कह रही है कि जब सब बिस्तर है लेकिन आय की असमानता बढ़ रही है, तो जो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड है CBDT, जो इसके पास जो प्रत्यक्ष कर के आय के आंकड़े रखते हैं, यानी जो व्यक्तिगत और कंपनी के आय के आंकड़े हैं, उसमें जो इनकम टैक्स के डेटा रखती है वो प्रत्यक्ष कर बोर्ड है, और जो GST या अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट टैक्स का डेटा रखती है वो इनडायरेक्ट टैक्स कोड है। ठीक है, उसने कुछ आंकड़े बताए और उसने बताया कि नहीं, ऐसी बात नहीं है कि जो आंकड़े हैं उसको 2013-14 से लेके 2020-21 के आंकड़े को तुलना करके उस प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने बताया कि भारत में आय की असमानता में घटने की प्रवृत्ति दिखाई दे रही है। ठीक है, घटने की प्रवृत्ति इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि वो बता रहे हैं कि जैसे जो हमारे नीचे के लेवल के जो इनकम टैक्स भरने वाले हैं उनकी संख्या तेज़ी से बढ़ रही है, उनके आय का उनके जो औसत आय में तेज़ी से मतलब वृद्धि हो रही है, और जो ऊपर के 1% हैं उनकी संख्या, उनके जो आय के आंकड़े घट रहे हैं, जबकि यानी 2013-14 के रेशियो में घट रहे हैं, जबकि जो मध्यम वर्ग है उसके भी बढ़ रहे हैं। यानी ये बता रहे हैं कि जो ऊपर की 1% आय वर्ग है वो जो उसका जो कंट्रीब्यूशन इनकम टैक्स में होता है परसेंटेज, वो भी घट रहा है, लेकिन बाकी जो मध्य वर्ग, जो मध्यम का है समूह जो है 74% जो आंकड़े हैं, मतलब संख्या है जो आता है मध्यम आय वर्ग से, उसका अनुपात बढ़ रहा है, और जो नीचे का जो आय वर्ग है जो ITR जारी करता है उसका भी परसेंटेज या रेशियो बढ़ रहा है। इससे ये पता हो रहा है कि जो है धीरे धीरे जो कर का जो दायरा है, कर देने वालों का जो दायरा है, बेस है, वो बढ़ रहा है। ऐसे में ये हम निष्कर्ष बेहतर रूप से निकाल सकते हैं कि कहीं ना कहीं आय की असमानताएं घटने की प्रवृत्ति दिखा रही हैं। देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि आय की असमानता खत्म हो गई है, नहीं, आय की असमानता खत्म नहीं हुई है, लेकिन प्रवृत्ति ये दिखा रही है कि धीरे धीरे जो है जो निचला तबका है आयकर देने वाले की, उसकी आय में ज़्यादा वृद्धि हो रही है, जो मध्य आय वर्ग है उसकी आय में और ज़्यादा वृद्धि हो रही है, और जो उच्च आय वर्ग है उसकी आय की वृद्धि उतनी तेज़ नहीं हो रही है, हो रही उसकी भी, लेकिन जब इन दोनों से तुलना करेंगे तो उतनी ज़्यादा नहीं हो रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो ये जो आरोप है कि आय की असमानता बढ़ रही है, वो ऐसा नहीं है। आय की असमानता है, वो पहले से चली आ रही है, हाँ, उसमें कमी होने यानी उसकी प्रवृत्ति घटने की धीरे धीरे हो रही है, और उसमें काफ़ी समय लगेगा क्योंकि वो है, लेकिन ये है कि धीरे धीरे एक तरह से जो इनकम टैक्स के आंकड़े हैं उनको लेके आय का असमानता कम हो रही है। ठीक है, इसको जरा हम समझते हैं कैसे ये क्यों कहा गया है। ठीक है,
भारत का जो प्रत्यक्ष कर बोर्ड होता है वो उसने कहा है, प्रमुख विपक्षी पार्टी ने लगाया था कि देश में बढ़ती आय असमानता, यानी आय की असमानता को दिखाने के लिए आयकर का डेटा दिया था और उसमें दिखाया था कि जो उच्च 1% वर्ग के लोग हैं, जो आयकर देने वाले 1%, यानी जितने आयकर देते हैं उसमें जो 1% ऊपरी संख्या है वह काफ़ी बड़े, यानी वो कह सकते हो 14-15% के बराबर आय देता है, मतलब उसके टोटल में। और जो निचला तबका है जो 25% 24% है, वह जो है 8-8.5% ही टोटल आयकर में कंट्रीब्यूशन कर रहा है। इसके आधार पर दिखाया कि कहीं ना कहीं आय में असमानता है। ठीक है, तो जो अब ये देखिए डेटा आंकड़े ऐसे होते हैं, जैसे उन्होंने कहा कि आय में असमानता है, तो बिल्कुल उन आंकड़े बता रहे हैं कि आय में असमानता है। और इसको लेकिन जब और गहराई से समझेंगे तो अब ये आरोप लगा था सरकार पे, तो निश्चित रूप से सरकार की ही अंग इसको जवाब देती, क्योंकि पार्टी ने लगाया था, लेकिन पार्टी लगाए थे सरकार पे, तो सरकार की तरफ से इसको लेके जवाब आया है। वो जवाब आया है सीबीडीटी की तरफ से। जवाब क्या कह सकते हैं आप, है ये जवाब, लेकिन भाई चूंकि सरकार किसी राजनीतिक दल को तो जवाब नहीं देती है, लेकिन हाँ अगर कोई प्रश्न जनता में उठ रहा है जो कि राजनीतिक दल का वो उद्देश्य होता है, इसीलिए विपक्ष महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इस तरह की चीज़ों को वो सामने उठाना चाहिए ताकि सरकारें इस तरह के डेटा को लेकर आएं और वस्तुस्थिति को बताएं। तो सीबीडीटी आया और उसने बताया, केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड ने 26 अक्टूबर को ही कहा था कि 2013-14 के बाद से भारत का कर आधार जो टैक्स बेस होता है, यानी जो लोग टैक्स देते हैं, वह तेजी से बढ़ा है। यानी इनका जो संख्या है, जो कर देने वाले, इनकम टैक्स देने वालों की संख्या जो है तेजी से बढ़ी है, ये बता रहा है। और ऐसा इसलिए हो रहा है कि व्यक्तियों द्वारा, जो इंडिविजुअल्स हैं, वो आय सीढ़ी में तेजी से ऊपर चढ़ रहे हैं। यानी जो लोग कर देते हैं उनकी आय बहुत तेजी से बढ़ी है, और जो अमीर करदाता हैं उनकी आय के अनुपात घट रहा है। मतलब ये नहीं कि उनकी आय कम हो रही है, उनकी आय बढ़ रही है, लेकिन जो और व्यक्ति हैं जो कम से कम जो पहले आयकर देते थे, अब उनके आय में बहुत तेजी से वृद्धि हो रही है, यहाँ तक कि 295% से लेकर 291% अभी देखेंगे। यानी लगभग 3 गुना आय की वृद्धि जो 10 से 15 लाख और 15 से 25 लाख वाले जो आय वर्ग थे, उनकी आय में बहुत तेजी से वृद्धि हुई है। ठीक है, और जो बड़े आय वर्ग वाले हैं, जो टॉप 1% हैं, जो 1 करोड़ और उससे ऊपर वाले, उनकी आय में वृद्धि हुई है, लेकिन उस रेशियो में नहीं हुई है। ठीक है, तो ये बातें इसमें इसलिए ये चर्चा में रहा है। और जो सीबीडीटी है उसने जो अपनी बात कही है, उसने बताया, यानी इस बात के जरिए वो बताया है कि आंकड़ों में आय असमानता में कमी की प्रवृत्ति है। यानी आय की असमानता से ये सीबीडीटी भी इनकार नहीं कर रहा है कि आय की असमानता नहीं है। कोई पागल ही होगा जो इनकार करेगा कि आय की असमानता, लेकिन आयकर के आंकड़े ये बता रहे हैं, इन्होंने जो 2013-14 के आंकड़े से लेके अभी तक लिया है, कि बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं आय की असमानता घट रही है। ठीक है, क्यों घट रही है, कैसे घट रही है, ये उसको तथ्य देते हैं, तर्क देते हैं। ठीक है, जैसे सकल कुल आय, ग्रॉस ओवरऑल इनकम की विभिन्न श्रेणियों में, जैसे होता है ना 0 से 5 लाख, 5 लाख से 10 लाख, 10 से 15, ऐसे आगे बढ़ता है ना जो इनकम टैक्स रिटर्न करते हैं, उसमें आकलन वर्ष 2013-14 से 2021-22 के बीच में ये तुलना करते हैं और दिखाते हैं कि व्यक्तियों द्वारा दाखिल किए गए आयकर रिटर्न की कुल संख्या 3 करोड़ 36 लाख से बढ़ के 6 करोड़ 37 लाख हो गई है। यानी कि 2013-14 में जो 3 करोड़ 36 लाख लोग आयकर देते थे, आयकर रिटर्न भरते थे, अब वो बढ़ के 2021-22 में 6 करोड़ 37 लाख हो गई है। यानी देखा जाए तो लगभग आप कह सकते हो कि दुगुना तो नहीं है, लेकिन हाँ उसके आसपास ये आंकड़े बढ़े हैं। ठीक है, यानी कि जो टैक्स देने वाले, रिटर्न जमा करने वाले, जो टैक्स जमा करने वाले लोगों का बेस बढ़ा है। जैसे ये कहते हैं ना कि बेस बढ़ा है, तो ये बेस बढ़ा है, इसकी वजह से अभी आप उसमें देखेंगे जो डेटा कि पहले जब 2013-14 में वो 6.36 लाख करोड़ जो है इनकम टैक्स आता था 2013-14 में, जब इतने लोग भरते थे। अब जो 6 करोड़ 37 लाख में 16 लाख 21 हजार करोड़ जो है लोग, मतलब आय जो है इनकम टैक्स से हो रही है।
यानी बता रहा है कि इनकी संख्या भी बढ़ी है और टैक्स का दर भी बढ़ा है। ठीक है, अब दूसरा जो है, जैसे कि जो पहला सबसे निचला तबका जो आय की सीमा होती है, आय जब आप देते हैं तो 5 लाख तक की जो आय होती है वो एक्स्ट्रा टैक्स से कुछ करके वो रिबेट ही हो जाती है, सीमा है। इसमें जो व्यक्तिगत करदाता दाखिल किए हैं रिटर्न, उसमें यह है कि 2013-14 में 5 लाख तक 2,62,00,000 से बढ़कर 21-22 में 3,47 लाख हो गई है। यानी 5 लाख रुपए तक जो आय जमा करने वाले जो आय रिटर्न कर रहे थे, जहां 13-14 में 2,62,00,000 थे, अब 3,47,00,000 है। यानी इनकी संख्या, यानी नए लोग 5 लाख तक के दायरे में आए हैं और ये संख्या वृद्धि 32% की वृद्धि दर्शाती है। ठीक है, और क्या बता रहे हैं, देखिए 5 लाख तक के आंकड़ों में वृद्धि 32% दर्शा रही है, लेकिन जो मेन वृद्धि दिख रही है जिस वजह से लग रहा है कि आय असमानता है, वह है 5 से 10 लाख और 10 से 25 लाख। ये 2 ब्रैकेट और है, इसको उच्च आय सीमा कहते हैं। इस अवधि में 5 से 10 लाख में जो व्यक्तिगत रिटर्न की संख्या में 295%, यानी लगभग 3 गुना वृद्धि हुई। 5 से 10 लाख लोगों में जो आय थी उनकी संख्या 3 गुना बढ़ी, यानी उनकी आय में तेजी से वृद्धि हुई। जो पहले 5 लाख थे अब 5 से 10 लाख की सीमा में आ गए। और 10 से 25 लाख वाली संख्या भी 291%, यानी लगभग 3 गुना उसमें भी वृद्धि हुई है। ठीक है, तो यह इंगित करता है कि व्यक्तिगत करदाता सकल कुल आय की उच्च श्रेणी में प्रवासन का सकारात्मक रुझान दिखा रहे हैं। यानी जो पहले व्यक्तिगत करदाता 5 लाख वाले में थे, अब उनकी संख्या तेजी से ऊंचा बढ़ रही है, यानी उनकी आय बढ़ रही है। अब अगर ये संख्या बढ़ रही है 300% के आसपास, यानी 3 गुना के आसपास, इसका मतलब है कि इतना ज़्यादा लोग, अब लोगों की आय बढ़ रही, तभी तो इनकम टैक्स दे रहे हैं। वैसे भी भारतीयों में तो इनकम टैक्स न देने की प्रवृत्ति है। ऐसे में आप सोचो कि अगर इनकम टैक्स में जो 5 से 10 लाख या 10 लाख से 25 लाख वालों की आय 3 गुना बढ़ रही है, तो इसका मतलब है कि निश्चित रूप से उनकी आय बढ़ रही है। और ये आपको ना, जो भारत के जो विकास दर में जो घरेलू कंजम्पशन के आंकड़े, जो मध्य वर्ग का बढ़ता आंकड़ा दिखेंगे ना, तो कहीं ना कहीं वो खर्च में अपने आप वो चीज़ें शामिल हो जाती हैं। ठीक है, तो आप लार्जर और ध्यान से देखेंगे तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को कोरोबरेट करते रहती है ये चीज़ें। ठीक है, डेटा को यही कह रहे हैं, डेटा को गहराई से देखने से पता चलता है कि सभी व्यक्तिगत करदाताओं की तुलना में, अब देखिए जो शीर्ष 1%, जो आरोप लगा था कि 1% की आय की जो करदाता हैं उनकी कुल आय अनुपातिक योगदान, यानी जो टोटल टैक्स इनकम टैक्स मिला है उसमें जो 1% करदाता हैं, यानी जो जिनको कहा जाता है 1 करोड़ से ऊपर वाले, उनकी संख्या 1% ही है। यानी जो टोटल करदाता उनकी उसका 1% ही है, लेकिन वो कुल आयकर में 15.9 योगदान देते थे। कब? ये 2013-14 में, यहाँ लिख देता हूं, 13-14 में 15.9% इनका था। और अब जो है 2020-21 में ये इनका कुल आयकर में योगदान 14.6% हो गया। यानी कहीं ना कहीं इनका जो कुल आयकर में योगदान घटा है, जो टॉप 1% है। यानी कि जो ओवरऑल आयकर है उसमें इनकी हिस्सेदारी घटी है 2013-14 की अपेक्षा। 2020-21 में देखेंगे तो पहले इनका जो कुल आयकर में योगदान 15.9% होता था, अब ये 14.6% ही रह गया है, जो टॉप 1% वाले, यानी जो अमीर आदमी हैं जिसको कह सकते हैं उनकी। और निचला 25%, जो नीचे के 25% थे, कि जिन जो एक टॉप 1% और नीचे के 25%, यानी 5 लाख तक वालों की, इनकी करदाताओं की हिस्सेदारी उसी समय, यानी कि 2013-14 में 8.3% थी, अब ये बढ़कर 8.4% हो गई है। यानी कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन बढ़ा है, घटा तो नहीं है। ठीक है, यानी कि ओवरऑल जो इनकम टैक्स वसूला गया है उसमें जो नीचे के 25% है उनकी भी हिस्सेदारी लगभग उतना ही है, थोड़ा सा बढ़ा ही है, जबकि टॉप 1% की हिस्सेदारी घट गई है। तो बढ़ा कहाँ है? वो कमाल किसका है? वो कमाल वही है जो 5 से 10 लाख और 10 से 25 लाख वाले जो लोग हैं, जो तेजी से उस ब्रैकेट में आ गए हैं, उनकी जो है बहुत तेजी से बढ़ी है। जैसे
व्यक्तिगत करदाताओं का जो 74% समूह था, यानी जो मध्य वाला, यही 5 से लेके 25 लाख तक वाले में, वो पहले 74% थे। अब ये बढ़कर जो है 74% का पहले 75.8 था, अब 77% हो गया है। यानी जो वृद्धि है, जो टॉप 1% में जो कमी दिख रही है ना, वो कमी, वो वृद्धि इसमें दिख जा रही है। यानी कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि जो उच्च आय वर्ग का परसेंटेज आयकर में था, वो औसतन उसका औसत कम हो रहा है, और जो निम्न आय वर्ग है, या जो निम्न आयकर मतलब जो आयकर में जो निम्न वर्ग है 25%, और जो मध्य वाला जो हिस्सा है जो 74% है, उनकी हिस्सेदारी बढ़ रही है। ठीक है, तो ये क्या प्रवृत्ति दर्शाती है? ये प्रवृत्ति दर्शाती है कि कहीं ना कहीं, जैसे देखिए, हम इसको समझिए जरा सा, ये नीचे का पायदान है, ये ऊंचे का, ये इधर आ रहे हैं और ये इधर जा रहे हैं, तो गैप क्या होगा? कम होगा ना। यानी ये जो निचला टॉप, या इस तरह से समझिए, नीचे के लोग हैं, ये इनकी जो है हिस्सेदारी बढ़ रही है, और ये ऊपर के हैं, इनकी हिस्सेदारी कम हो रही है, तो धीरे धीरे जो है कहीं ना कहीं गैप बढ़ता जाएगा। अब ये इनकी हिस्सेदारी तेजी से बढ़ती, तो इनकी हिस्सेदारी भी बढ़ने के बावजूद भी ये गैप बढ़ता जाता, लेकिन इनकी हिस्सेदारी का औसत उतना नहीं बढ़ रहा जितना इन लोगों का बढ़ रहा है। ये अच्छी चीज है कि भारत में कहीं ना कहीं आयकर के आंकड़े पिछले 13-14 से लेके 20-21 में के दौरान जो है वो बता रहे हैं कि जो असमानता है वो धीरे धीरे घटने की प्रवृत्ति दर्शा रही है, और जो इंडिविजुअल हैं वो बड़े तेजी से जो उच्च वर्ग में, मतलब वो उच्च आय, यानी उनकी आय में वृद्धि तेजी से हो रही है। ठीक है, 300% के आसपास की वृद्धि हो रही है। और व्यक्तिगत करदाताओं की औसत कुल आय में भी अगर देखेंगे तो भी यही आंकड़ा दिखाएगा। जैसे जो भारत में जो व्यक्तिगत करदाता हैं, टोटल जो कर आ रहा है उसमें से जो नंबर ऑफ जो टैक्स रिटर्न दाता हैं, उनको देखेंगे तो 2013-14 में, ये 2013-14 में यह जो है 4.5 लाख था औसत आय, और अब ये औसत आय लगभग 7 लाख हो गई है 2020 और 21 में, लगभग 7 लाख। यानी कि औसत आय भी बढ़ी है, जो कि 56% की वृद्धि दिखा रही है। यानी करदाताओं की संख्या बढ़ी, टैक्स का जो है दायरा, टैक्स की कलेक्शन बढ़ा, और जो औसत है वह भी बढ़ रहा है। तो औसत बढ़ रहा है यानी 56% की दर से। अब ये देखें कि अगर ओवरऑल जो कुल आय अगर 56% की दर से बढ़ रहा है, अब हम देखें कि उच्च वाला उससे ज्यादा है या उससे कम है, निम्न वाला उससे ज्यादा है या उससे कम है। अगर औसत से जो कम होगा यानी वो उसमें कम वृद्धि हो रही है, औसत से जो ज्यादा होगा उसमें ज्यादा वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो इसको देखिए, तो जो 1% व्यक्तिगत करदाता हैं उनकी औसत कुल आय में वृद्धि 42% है, एवरेज वृद्धि 56% है, और जो टॉप 1% है उनकी एवरेज वृद्धि 42% है। यानी कि कहीं ना कहीं जो निचला तबका है या जो मध्य तबका है उसकी आय में वृद्धि ज्यादा हो रही है, और जो निचला 25% का तबका है इसमें 58% की वृद्धि हो रही है। यानी कि कुल मिला के ये सारे आंकड़े बता रहे हैं कि भारत में जो आय की असमानता है वो धीरे धीरे कम हो रही है। ये किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए एक शुभ संकेत होता है। क्यों? क्योंकि देखिए, आय कहीं एक जगह इकट्ठा हो जाएगी तो वो बहुत ज्यादा कंजम्पशन नहीं कर पाता है और जब आय, एक अच्छी खासी आय जब डेवलप होती है, जब डिस्ट्रीब्यूट होती है, तो वो कहीं ना कहीं लोगों के जीवन स्तर में वृद्धि करता है, लोगों के हेल्थ इंडिकेटर में होता है, लोगों के उपभोग में भी वृद्धि होता है, और जब ज़्यादातर उपभोग में वृद्धि लोग करते हैं तो इससे अर्थव्यवस्था पर भी सकारात्मक परिणाम दिखाई देता है। ठीक है, और जो इंक्लूसिव ग्रोथ का हमारा तथ्य है उस तरफ हम चल रहे हैं। ये इनकम टैक्स के आंकड़े तो बता रहे हैं जो सीबीडीटी ने आंकड़े दिए हैं, और कह रहा है कि अगर आप देखिए ये जो आंकड़े हैं, अगर आप इसको देखेंगे तो ये बताता है कि आकलन वर्ष जो है, आकलन वर्ष 2013-14 के बाद विभिन्न आय समूहों की व्यक्तियों में सकल कुल आय में मजबूत वृद्धि दिख रही है। यानी औसत भी 56% की वृद्धि दिखाई है, और जो लोअर वाले, जो उच्च वर्ग वाले उनके पास 42%, और जो निम्न 25% का जो आय वर्ग है उसको में भी वह 58% की वृद्धि दर दिखा रही है, जो एक तरह से मजबूत वृद्धि दर है।
और यह जो है शुद्ध यानी शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह, पहले बताए थे ना कि जो टोटल आय 2013 में जो टोटल इनकम टैक्स कवर किया गया था वो 6.3 लाख यानी 6,38,000 करोड़ था। वो 2022-23 में 16,61,60,000 करोड़ हो गया है। और इस साल का अगर डेटा देखें तो इस साल टोटल 7,41,00,000 आईटी रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न आए हैं, जिसमें 53 लाख पहली बार टैक्स दाखिल करने वाले हैं। यानी इस साल संख्या और बढ़ रही है, 7,41,00,000 हो गई है, जिसमें 53 लाख पहली बार टैक्स रिटर्न दाखिल कर रहे हैं। तो इसका मतलब कि कुछ लोग की आय का स्टेटा बढ़ा है, यानी जो पहले इनको इनकम टैक्स नहीं देना था या उससे छूट में थे, अब वो इनकम टैक्स के दायरे में आ गए हैं। ऐसे में ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं जो आय है वो सभी स्तरों पर, ऊपर के ही स्तरों पर नहीं बल्कि नीचे के भी स्तरों पर बढ़ रही है। और नीचे के स्तर पे ज्यादा बढ़ रही है, मध्य वर्ग में थोड़ा और ज्यादा बढ़ रही है उच्च वर्ग की अपेक्षा। ये बात ये आंकड़े कह रहा है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। क्यूआर कोड लेबल क्या खाद्य तक पहुंच में सुधार करने में सक्षम होगा? देखिए, ये आज के हिंदू पेपर में एक एक्सप्लेनेशन के रूप में है। कुछ दिन पहले जो है FSSAI जो है भारत में जो स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन जो गठित जो खाद्य सुरक्षा स्टैंडर्ड अथॉरिटी है, उसने जो है एक गाइडलाइन, एक नई गाइडलाइन जारी की है कि जो खाद्य प्रोडक्ट हैं उन पर जो है क्यूआर कोड लगा रहेगा, जिससे कि एक तो उसकी गुणवत्ता, उसको और खाद्य की सुरक्षा को सुनिश्चित यानी गुणवत्ता को सुनिश्चित किया जा सके। दूसरे जो दृष्टिबाधित लोग हैं उनके लिए भी उनके अधिकारों की भी रक्षा किया जा सके। ठीक है, यह कदम क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि एक तो इसके जरिए जो है FSSAI ने कई सारे पहलू बताए हैं कि आपको ये चीज़ें होनी चाहिए, जैसे उसमें क्या मिला हुआ है, कौन कौन सा इंग्रेडिएंट है, कब बना है, कब वो ख़राब होगा, अगर कोई एलर्जी है तो क्या होगा, अगर किसी को कोई कंप्लेन है तो वो कंप्लेन नंबर, हालांकि उस लेबल पे भी लिखा रहता है, लेकिन क्यूआर कोड के जरिए, क्यूआर मतलब क्विक रिस्पांस उसको बोलते हैं, क्यूआर कोड के जरिए रहेगा तो उसकी डुप्लीकेसी होने की संभावना कम हो जाती है। तो एक तो ये, दूसरा क्या है कि इसको लाने के लिए जो इसके जरिए जो है FSSAI उसके जो रेगुलेशन है, जो एक रेगुलेशन है FSSAI के लेकर और एक और भारत सरकार के नियम, उन 2 नियमों को जो है वो मजबूत उसको लागू कराने की कोशिश करेगी। एक FSSAI के लिए जो का खुद का जो है उसमें आया था फूड और कंट्रोल के लिए 2020 या 21 का नियम है, और एक जो है डिसेबल पर्सन के लिए 2016 का नियम जो है जिसमें उनके अधिकारों की बात की गई है, और एक उसमें जो है जो खाद्य सुरक्षा के लिए कुछ नवीन चीज़ों को जोड़ने की बात की गई है। तो इन दोनों पहलुओं को ये उसमें क्या कह रहा है कि सुनिश्चित करने की कोशिश करेगा। ठीक है, क्या दुनिया में मतलब जो इस तरह की और भी चीज़ें होती है, या भारत में खाद्य सुरक्षा की क्या स्थिति है क्यूआर कोड को? तो देखिए, भारत में अगर क्यूआर कोड को उपयोग करने की चीज़ों को देखा जाए तो भारत, USA, फ्रांस और जर्मनी, ये सब दुनिया के टॉप क्यूआर कोड उपलब्ध करने वाले हैं। और भारत में अगर जो क्यूआर कोड लेबल्ड विश्व में जो क्यूआर कोड लेबल खाद्य पदार्थ हैं उनका 2019 में ही आंकड़ा जो है $300 अरब से ज़्यादा था। जहाँ तक भारत के संदर्भ में अगर मान लिया चलो डिसेबल पर्सन की बात छोड़ भी दिया जाए तो ये ज़रूरी क्यों है? क्योंकि जो अभी WHO ने एक आंकड़ा दिया था कि नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस, गैर संचारी रोग, या जो जीवन से जुड़ी हुई जो बीमारियां हैं, दिनचर्या से जुड़ी हुई जो बीमारियां हैं, यानी जैसे कि डायबिटीज है, आपका जो कह सकते हैं ओबेसिटी है, या हार्ट है, या ब्लड प्रेशर है, जो इस तरह की बीमारियां हैं, इनका दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और भारत के लिए भी ये चिंता का विषय है। ऐसे में ये जो खाद्य लेबल है वो कहीं ना कहीं खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने वाला होगा। चलिए देखते हैं इसको थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने दृष्टिबाधित व्यक्तियों की पहुंच के लिए खाद्य उत्पादों पर एक क्विक रिस्पांस कोड शामिल करने की सिफारिश की है, जिसमें कहा गया है कि इससे सभी के लिए सुरक्षित भोजन तक पहुंच सुनिश्चित होगी।
सभी के लिए सुरक्षित भोजन ये कम से कम एक आम नागरिक का या कह सकते हैं एक मानवाधिकार है कि हर व्यक्ति को सुरक्षित भोजन खाने का अधिकार होता है। ठीक है, तो इससे एक होगा कि जो दृष्टिबाधित व्यक्ति हैं उन तक पहुंच होगी, तो जो उनको दिक्कत आ रही है, जो वो उनको गुणवत्ता को जानना या पढ़ नहीं पा रहे हैं, उसको जानने में भी उनको आसानी होगी। ठीक है, आवश्यकता क्यों है या कदम क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि आप अगर देखें तो भारत दुनिया में पैकेज्ड खाद्य पदार्थ को उपयोग करने वाले काफ़ी बड़े देशों में से शामिल है। यानी जो हम खाद्य पदार्थ उपयोग करते हैं उसमें से बहुत ज़्यादा पैक्ड फूड खाते हैं भारत में। और जो WHO का, एक तो पैक्ड फूड हम ज़्यादा खाते हैं, एक ये आंकड़ा है। दूसरा ये है कि WHO ने बताया कि दुनिया में जो गैर संचारी या नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ का जो आंकड़ा है वो तेज़ी से बढ़ रहा है। तो इन जब दोनों चीज़ों को मिलाते हैं तो जो वो कारण बताया था WHO ने कि गैर संचारी रोगों का बढ़ने का कारण, उसमें कई सारे कारणों में एक कारण ये भी बताया था कि जो आक्रामक रूप से विज्ञापन किया जाता है ना, कि किसी का नाम नहीं लेंगे, कि आम नहीं जो है, आम का स्वाद जो है बोतल में आ जाता है। ठीक है, उसमें ये सब चीज़ें जो है आक्रामक रूप से विपणन कि आज ताज़ा आम खाने की क्या ज़रूरत है, ताज़ा फल खाने की और जूस की क्या ज़रूरत है, हम जो है फ्रूट जूस ले लेते हैं, वो उतना ही रहता है। अगर आप लोग उसको कभी पढ़ोगे उस पैक्ड फूड पे जो लिखा हुआ, चूँकि FSSAI का गाइडलाइंस है तो इसलिए उनको लिखना पड़ता है, उसमें देखोगे तो इंग्रेडिएंट में ज़्यादातर जो ओरिजिनल फूड प्रोडक्ट्स है वो 20 से 30% रहते हैं, बाकी उसमें मिलावट रहता है। मतलब पानी या चीनी या एडेड, जो चीज़ ऐड रहेगा उसमें लिखा जाता है। आपको आश्चर्य होगा, आप लोग जो भी खाद्य पदार्थ आप पैक्ड फूड खाइए उसका इंग्रेडिएंट देखिए, आपको पता चल जाएगा इसमें क्या होगा। मैं एक जगह दूध ले रहा था, पैक्ड फूड ही ले रहा था जो है, उसमें भी लिखा रहता है कि क्या है। तो कुछ लोग आश्चर्य किए कि ये क्या, मैंने कहा दिखाए, कि जैसे उसमें भी लिखा रहता है कि मिल्क है, काऊ मिल्क है, मिक्स मिल्क है, फैट है या होमोजेनियस है, यानी पाउडर मिक्सर दूध है। ये लिखनी मजबूरी होती है जो प्रोडक्ट वाले होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें क्यों लाया गया? क्योंकि हमें पता चल सके कि उसमें हम जो खा रहे हैं उसमें क्या है। ये हमारा अधिकार है। जो फूड सेफ्टी एक्ट लाया गया था उसमें अधिकार है हमारा जो उपभोक्ता का, कि वो जान सके कि वो जो चीज़ें खा रहा है, जिस चीज़ का वो पैसा दे रहा है या जो चीज़ उपयोग कर रहा है उसमें क्या है। तो अभी तक हम लोग नहीं देखते थे, लेकिन अगर QR कोड है तो उसे हम आसानी से स्कैन करके उसके बारे में डिटेल, क्योंकि वो बहुत छोटा सा लिखा रहता है, ध्यान भी नहीं देता, तो उसको हम आसानी से देख सकते हैं। और उसका जो दृष्टिबाधित लोग होते हैं वो भी स्कैन करके फ़ोन आदि जो माध्यम से वो उसको सुन के सारी चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और जो जैसे देखिए आक्रामक विपणन, सस्ते और अधिक आसानी से उपलब्ध प्री पैक्ड खाद्य पदार्थ, बहुत सस्ता और आसानी से, उसमें कई सारे सब स्टैंडर्ड भी चीज़ें उपयोग में आ जा रही हैं जो उसको लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ऐसे में इसके कारण भी जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ का खतरा बढ़ रहा है और भारत में बहुत सारे लोग पैक्ड फूड खा रहे हैं। ऐसे में उनके लिए, बहुत सारे लोगों के लिए अगर इस पे ध्यान नहीं दिया गया कि जो पैक्ड फूड खा रहे हैं उसकी गुणवत्ता अच्छी नहीं रही, तो कहीं ना कहीं खाद्य जो है नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ का खतरा बढ़ सकता है। कि उसमें कितना % फैट है, कितना % कार्बोहाइड्रेट है, क्या मिलाया गया है, कोई एलर्जिक चीज़ तो नहीं मिलाई गई है। जैसे आप किसी चीज़ को एलर्जिक हैं, आपको पता नहीं कि उसमें है कि नहीं है, लेकिन जब उनमें सारी चीज़ें पता रहेगी कि किसके लिए एलर्जिक है, इसमें नॉन किस को लेकर है, तो आप जान जाएंगे और कहीं ना कहीं आपको जो होने वाली असुविधा या जो स्वास्थ्य की समस्या होती थी उससे बच सकेंगे। ठीक है, तो ये एक अच्छा है। और देखिए, प्रत्येक उपभोक्ता को ये जानने का अधिकार है कि वो वास्तव में किसके लिए भुगतान कर रहा है और क्या उसे वह मिल रहा है जिसका उसने वादा किया गया था। यानी जिसके लिए वो सारी चीज़ें लिखा जा रहा है, क्या उसमें वाकई में है या नहीं है। जैसे कि ताज़ा जूस लिखा है, किसी का नाम नहीं लेंगे, किसी ब्रांड का, आप जाके उसे देखिएगा, उसमें इंग्रेडिएंट में 20 से 30% ही ओरिजिनल जूस होता है, बाकी सारा पानी, चीनी, यही सारी चीज़ें उसमें मिली होती है। तो कहीं ना कहीं ये हमें जो है, जो
आक्रामक रूप से ना प्रेडेटर जो एडवर्टीजमेंट है उसके द्वारा हमें जो है गुमराह किया जाता रहा है, और ये हमारे स्वास्थ्य के लिए उचित नहीं है। ठीक है, कोई डायबिटिक है और उसमें चीनी हुआ मिला चीज़, आप शुद्ध फल खाएं और चीनी मिला हुआ चीज़, शुगर मिला हुआ चीज़ खाएं, दोनों में बहुत अंतर है। ठीक है, इसीलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि पैक्ड फूड न खाएं। अब किसी को कैसे रोक सकता है, तो एफएसएसआई क्या कर रहा है कि आप इस क्यूआर कोड में ये सारी जानकारी दीजिए। इसमें सलाह दी गई है क्या होगा कि कितनी सामग्री है, कम ज़्यादा तो नहीं है, पोषण संबंधी जानकारी क्या क्या है, कि क्या क्या उसमें इंग्रेडिएंट है, नहीं मतलब उनमें क्या क्या जो माइक्रोन्यूट्रिएंट हैं या फैट है, कितना प्रोटीन है, कितना कार्बोहाइड्रेट है, एलर्जी है तो कोई बताना है, विनिर्माण तिथि बतानी है कि कब बना है, कब से पहले या कब तक उसको उपयोग किया जा सकता है। ब्रेड आदमी देखते होंगे लिखा रहता है, अब लिखना उनकी मजबूरी हो गई 2016 के बाद से। और ग्राहक पूछताछ हेतु संपर्क, कि अगर ग्राहक को कोई समस्या हो या कोई पूछताछ करना हो तो एक हेल्पलाइन नंबर उस पर होनी चाहिए जिसकी वो जानकारी ले सकता है। अब ये सारे क्यूआर कोड के रूप में रहेंगे, लेकिन उस पर भी लिखे रहेंगे। एफएसएसआई ने कहा ये नहीं कि उस पर नहीं लिखे रहेंगे, उस पर भी लिखे रहेंगे और ये क्यूआर कोड के रूप में भी मिलेंगे। ठीक है, और इसके जरिए बेसिकली ये दो जो इसके लिए कानूनन प्रावधान है उसको ये लागू करने की कोशिश कर रहा है। ये दो महत्वपूर्ण नियमों को, एक है एफएसएसआई के खाद्य सुरक्षा और मानक लेबलिंग और प्रदर्शन विनियमन 2020, इसी में वो जो एलर्जी आदि चीज़ों को और जोड़ने की बात कही गई है। इसमें यह है कि उत्पादों के लेवल पर शामिल की जाने वाली जानकारी की रूपरेखा तैयार करते हैं। और दूसरा विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016, जो विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों को मान्यता देता है और विकलांग व्यक्तियों के लिए स्वास्थ्य की पहुंच पर जोर देता है। यानी जो अधिकार नाम आम लोगों के लिए है वो विकलांग व्यक्ति के लिए भी है। ऐसे में जो चीज़ लिखा नहीं पढ़ पाएंगे, क्यूआर कोड है वो स्कैन करके डिवाइस के जरिए आपको वो बोल के बता देगा, वो है ना। ठीक है, अब आप कह सकते हैं सर किसी से पढ़वा लें, बिल्कुल पढ़वा सकते हैं, लेकिन अगर वो ना पढ़वाएं, वो खुद ही से करे तो इसलिए एफएसएसआई ये कहा है कि वो जो भी चीज़ ला रही है कि ये दोनों नियमों को लागू करने के लिए ये योजना लाई गई है। और निश्चित रूप से अगर आप लोग जो जैसे ये स्टैंडर्ड में जो भी आप पैक्ड फूड लेंगे, अगर वो डी प्रोडक्ट नहीं है, जैसे कोई प्रोडक्ट क्या होता है बहुत ज़्यादा जो है चर्चित हो जाता है या बहुत ज़्यादा बिकने लगता है तो वो डुप्लीकेट चीज़ें आ जाती हैं, उसको छोड़ दो, उसमें तो दूसरा है, वो तो पुलिस का आपराधिक मामला है। लेकिन जो कंपनी है अगर उसका यानी जो भी बना रही है अपने ब्रांड के नाम से या अपने प्रोडक्ट बना रही है, उसको उसमें ये सारी चीज़ें बतानी पड़ेगी और बताना ही होता है। ठीक है, इसलिए अगर आप लोग कोई पैक्ड फूड खा रहे हैं तो ज़रूर उसको पढ़ के देखिए कि उसमें एक्चुअल में क्या है, क्या जो ऐड किया गया है वही है कि नहीं। तो आपको देखेंगे जैसे उसमें हवा भरा रहता है ना, तो ज़्यादातर सचमुच हवा ही भरा रहता है, हवा भरा रहेगा या तो कुछ और। ठीक है, दुनिया भर में क्यूआर के उपयोग का रुझान क्या है, तो भारत जो है यूएसए, फ्रांस, यूके के साथ जो है शीर्ष उपयोगकर्ताओं में से है। लेबल पैक फूड जो है क्यूआर कोड का यहाँ पे इस्तेमाल वैसे भी हो रहा है, यानी ये कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है। ठीक है, और जो क्यूआर कोड लगे जो खाद्यान्न हैं, खाद्य पदार्थ हैं, उनकी जो मार्केट है 2019 में 303 अरब डॉलर थी, जिसमें 5.2% का हर साल कंपाउंड ग्रोथ हो रहा है, यानी कि ये मार्केट बड़ा ही होता जा रहा है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। कुछ लोग इसके जो कुछ लोग ऐसे मैसेज करते हैं कि सर जो है इसका वो कहाँ मिलेगा पीडीएफ। देखिए पीडीएफ जो होता है, जैसे जो आप यूट्यूब का वीडियो देखोगे तो उसमें वीडियो के नीचे मोर लिखा होता है, उसको डिस्क्रिप्शन बोलते हैं, उसमें जाओगे तो हैंड आउट रहता है। अब जैसे आज का वीडियो होगा या जो जिस दिन का वीडियो होता है उसके एक दिन बाद वो हैंड आउट उसमें मिल जाएगा, यानी आप उसको एक दिन बाद और देख लीजिए, इसी बहाने आप और पढ़ लेंगे। ठीक है, तो उसमें पीडीएफ मिल जाता है। बाकी आप लेक्चर को सुनिए, पीडीएफ को पढ़िए और अपने नोट्स बना लीजिए, जिससे आपका वो जो जानकारी हम दे रहे हैं आपको वो एक्चुअल में आपका हो जाए। ठीक है, थैंक यू।